हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के 10 वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इससे पहले भी हमने इस सीरीज़ के वीडियोज़ को अपलोड किया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्लास को शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी जानकारी हम आपको और दे दें कि मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन के ऊपर मैथ और रीजनिंग दोनों का ही फाउंडेशन कोर्स अवेलेबल है। आप वहाँ पे 350 में कंप्लीट मैथमेटिक्स और 350 में कंप्लीट रीजनिंग परचेज कर सकते हैं। लेकिन उस एप्लीकेशन के ऊपर अभी तक ऑनलाइन टेस्ट की व्यवस्था नहीं है। तो टेस्ट के लिए आप जो है वह टेस्ट बुक एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन के ऊपर आपको 360 रुपये में पूरे का पूरे 14 महीने का पास मिलता है। इस 14 महीने में जितने चाहे उतने टेस्ट आप लगा सकते हैं और लगभग सारे एग्जाम का आप यहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं। वैसे तो कोर्स फी आपका 399 है, लेकिन अगर आप इस कोड का उपयोग करते हैं तो आपको 39 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि यह जो कोर्स है आपका, यह जो पास है वो आपको 360 रुपये में मिल जाएगा। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे बोला है कि यदि किसी धनराशि का 12% वार्षिक दर से 6 महीने के बाद जोड़े जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 1 वर्ष का अंतर 36 रुपये हो तो वह धनराशि कितनी होगी। क्वेश्चन में देखिए हमारे पास क्या है, रेट दे रखा है 12%, इसके अलावा टाइम दे रखा है 1 वर्ष, ठीक है, और साथ में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर दे करके हम लोगों से वह धनराशि पूछा है, यानी कि मूलधन यहाँ पे पूछा गया है। तो आइए सभी डाटा को पहले लिख लेते हैं। दर को हम लोग आर से दर्शाते हैं, आर फॉर होता है रेट। तो रेट कितना है, रेट यहाँ पे है आपका 12%, ठीक है। टाइम कितना है क्वेश्चन में, टाइम आपका क्वेश्चन में यहाँ पे 1 वर्ष है। ओके, इसके अलावा सी आई और एस आई में अंतर, अंतर को अगर हम डी से दर्शाते हैं, डी फॉर डिफरेंस, तो अंतर आपका दे रखा है 36 रुपये का और पूछा गया हम लोगों से मूलधन, ठीक है। मूलधन को हम लोग हमेशा किससे डिनोट करते हैं, पी से। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ध्यान से समझिएगा। हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि 2 साल के केस में और 3 साल के केस में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर आपको कैसे निकालना है। उसी मेथड का यहाँ पे हम लोग उपयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए यह क्वेश्चन कुछ अलग कैसे है। यहाँ पे बोला है हर 6 महीने के बाद, यानी ब्याज का संयोजन हो रहा है छमाही। तो जब भी क्वेश्चन में छमाही का डाटा रहे, अर्धवार्षिक का डाटा हो, तो पहले उसको हम वार्षिक में कन्वर्ट करेंगे। तो वार्षिक में कन्वर्ट करने का तरीका है कि रेट में आपको भाग करना है 2 से और टाइम में गुना करना है 2 से। रेट में भाग करेंगे, टाइम में गुना करेंगे। तो 12 में 2 से भाग करिएगा, रेट कितना हो जाएगा, अब 6% रेट हो जाएगा। और टाइम में 2 से गुना करिएगा, टाइम कितना हो जाएगा, टाइम आपका हो जाएगा 2 साल, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि छमाही के डाटा को हम वार्षिक में ले जाएंगे। छमाही के डाटा को वार्षिक में ले जाने का तरीका है रेट में 2 से भाग और टाइम में 2 से गुना। अगर तिमाही का डाटा होता उसको वार्षिक में कैसे ले जाते, तो 1 वर्ष में 4 तिमाही होता है, तो रेट में करेंगे 4 से भाग और टाइम में करेंगे 4 से गुना। उसी तरीके से अगर 4 माही का डाटा हो उसको वार्षिक में ले जाना होगा तो क्या करेंगे, तो 1 वर्ष में 3-4 माही होता है, तो हम करेंगे रेट में 3 से भाग और टाइम में करेंगे 3 से गुना। तो देखिएगा यहाँ पे जो डाटा है वह वार्षिक में कन्वर्ट हो गया। अब इस डाटा को मत देखिए, रेट हमारा कितना हो गया, रेट हो गया 6%, टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया 2 वर्ष, और सी आई और एस आई यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में डिफरेंस है 36 रुपये का, मूलधन बताना है। तो देखिए 2 साल के केस में सी आई और एस आई में जो अंतर निकालते हैं, अगर अंतर को हम डी से दर्शाए तो अंतर बराबर होता है P इंटू R/100 का पावर 2। यही फॉर्मूला हम लोग उपयोग करते हैं 2 साल के केस में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर निकालने के लिए। इस क्वेश्चन में डी का वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है, 36। डी के जगह हम क्या रखेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। पी हम लोगों को निकालना है, ठीक है। आगे देखिए आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू 6 है, बट्टा में 100 है तो 100, और यहाँ पे पावर हम लोग 2 करेंगे क्योंकि केस आपका कितने साल का है, 2 साल का है। सोल्व करिए, 36 को अपने जगह पे रहने दीजिए, बराबर P इंटू यहाँ पे देखिए 6/100 का स्क्वायर है, मतलब ऊपर वाला वैल्यू का भी स्क्वायर, नीचे वाला का भी। तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और 100 का स्क्वायर करेंगे तो 1 पे कितना जीरो हो जाएगा आपका, 1 पे 4 जीरो हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे ऊपर से ऊपर वाले वैल्यू को काटिए, 36 से 36 कटेगा, 10,000 इधर भाग में, इधर आएगा तो गुना में, यानी कि 10,000 जो है यह वैल्यू किसका हो गया, P का, और यही P हमें बताना था, यानी इस क्वेश्चन में हमें मूलधन ही निकालना था। तो मूलधन आपका कितना हो जाएगा, मूलधन आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन में 10,000 रुपये, ठीक है।
तो कई कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से सीखने को मिला। पहला कि छमाही के डाटा को आपको क्या करना पड़ता है, वार्षिक में कन्वर्ट करना होता है। और छमाही हम लोग कहाँ से देखिए, यहाँ पे देखिए 12% वार्षिक दर से हर 6 महीने के बाद, यानी ब्याज का संयोजन जो है वह किस तरीके का है, छमाही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। बोला है दो समीकरण 4x - y = 2 और 2y - 8x + 4 = 0 के हलों की संख्या बताइए। तो सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशन को हम लोग एक ही फॉर्म में लिखेंगे। अब आइए एक ही फॉर्म में कैसे लिखते हैं। सबसे पहले देखिए पहला इक्वेशन क्या है आपका, 4x है, अपने जगह पे रहने दीजिए। उसके बाद y लिखिए -2 और बराबर में कितना है, बराबर में आपका 2 है। ठीक है, चलिए इसी फॉर्म में देखिए, इसी फॉर्म में आप इस इक्वेशन को भी लिखिए। सबसे पहले x वाला जिसके साथ x लगा हुआ है, तो x किसके साथ लगा हुआ है, 8 के साथ, तो 8x। उसके बाद y वाला 2y हो जाएगा। बराबर में क्या वैल्यू आ जाएगा, +4 है, बराबर किधर आएगा तो -4। यानी पहला काम हमें यह करना है कि दोनों इक्वेशन को, यह लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, दोनों इक्वेशन को हम लोग एक फॉर्म में लिखेंगे। ओके, चलिए इसको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे, ax + by = c। इस फॉर्म में आपको लिख देना है दोनों इक्वेशन को। ओके, चलिए अब आगे देखिए हमें क्या बताना है, हमें बताना है इन दोनों इक्वेशन के हलों की संख्या। गौर से समझिएगा हलों की संख्या कैसे निकालते हैं। पहली चीज कि पहले इक्वेशन में जो x के गुना में होगा वह a1 का मान होगा, जो y के गुना में होगा यानी जो y का कोफिशिएंट होगा वह b1 का मान होगा, और जो कांस्टेंट होगा वह आपका c1 का मान होगा। उसी तरीके से दूसरे इक्वेशन में जो x के गुना में होगा वह a2 का मान होगा, जो y के गुना में होगा वह आपका b2 का मान होगा, और जो कांस्टेंट होगा, जो बराबर में वैल्यू होगा, वह आपका c2 का मान होगा। तो यहाँ पे देखिए a1 b1 c1 a2 b2 c2। दूसरे समीकरण में हम 2 लगाएंगे, पहले समीकरण में हम क्या लगाएंगे, a लगाएंगे। अब यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन यानी कि हलों की संख्या पता करने का तरीका है कि अगर a1 बट्टा a2, ध्यान से समझिएगा इसको, अगर a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, अगर तीनों आपस में बराबर है, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, इसका मतलब है कि यहाँ जो आपका निकाय है उसका अनंत हल होगा। यानी सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, अनंत हल हो जाएगा, ढेर सारा इसका सॉल्यूशन निकल सकता है। यानी x और y का बहुत सारा मान, अनंत मान संभव है। ठीक है, पहला कंडीशन। 3 कंडीशन हम लोग को पढ़ना है। लीनियर इक्वेशन बहुत अच्छी तरह से हम पढ़ा भी चुके हैं। दूसरा कंडीशन देख लीजिए, अगर a1 बट्टा a2, ठीक है, अगर a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के, अगर a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के, इस केस में ना जो निकाय होगा उसका केवल एक हल होगा, केवल एक। इसको यूनिक सॉल्यूशन भी बोला जाता है। केवल एक हल कब होगा, केवल एक हल तब होगा जब a1 बट्टा a2 जो है वो आपका b1 बट्टा b2 के बराबर नहीं हो। और एक तीसरा कंडीशन और आपको ध्यान रखना है कि अगर a1 बट्टा a2 जो है यह तो बराबर है b1 बट्टा b2 के, लेकिन यह बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 के, उस केस में जो निकाय होगा उसका कोई भी हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा। हलों की संख्या कितना हो जाएगा आपका, हलों का संख्या आपका 0 हो जाएगा। तो यही 3 आपका मेथड है, यही 3 फॉर्मूला है जिससे हम लोग लीनियर इक्वेशन के हलों की संख्या को निकालते हैं। अगर तीनों बराबर होगा तो अनंत हल हो जाएगा। अगर a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होगा b1 बट्टा b2 के, उस केस में एक हल होगा, इसको यूनिक सॉल्यूशन भी बोला जाता है। एक का मतलब यूनिक ही होगा। और तीसरा, अगर a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 के बराबर तो है लेकिन यह c1 बट्टा c2 के बराबर नहीं है, उस केस में जो है इस निकाय का कोई भी हल नहीं होगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इन तीनों में से किस कंडीशन को फॉलो करता है। तो a1 का वैल्यू देखिए कितना है, 4 बट्टा a2 का मान देखिए कितना है, -8। a1 बट्टा a2 का मान हो गया। b1 का मान देखिए कितना है, -1 बट्टा b2 का मान क्या है, 2। c1 का मान देखिए कितना है, 2, और c2 का मान देख लीजिए कितना है, 4। अब इन तीनों मान को आप पहले सोल्व करिए, 4 से काटिए, 4 दूना 8, यानी क्या वैल्यू आया आपका, -1 बट्टा 2 आ गया a1 बट्टा a2 का मान। यह वैल्यू आपका पहले से क्या है, -1 बट्टा 2 है। यहाँ पे -4 होगा ना, तो काटिए, 2 दूना 4, -1 बट्टा 2 आया। माइनस कभी नीचे नहीं रहता है, अगर नीचे भी है तो उसको ऊपर ले जाएंगे। तो यह मान आपका किसका था, a1 बट्टा a2 का, यह b1 बट्टा b2 का, यह c1 बट्टा c2 का। यह तीनों मान क्या है आपस में, तीनों मान आपस में बराबर है। और जब a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 हो, उस केस में जो निकाय होगा उसका कितना हल होगा, अनंत हल होगा, असीम अनंत। तो विकल्प डी जो है वह आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बस ध्यान रखिएगा कि जो इक्वेशन होगा उसको इस फॉर्म में आप जरूर लिख लीजिएगा।
हमेशा जो x के गुना में होगा वह a1 a2 का मान होगा, और जो y के गुना में होगा वह b1 b2 का मान होगा, और जो कांस्टेंट होगा जिसके साथ xy लगा हुआ नहीं होगा वही आपका c1 c2 का मान होगा। पहला इक्वेशन वाला a1 का मान और दूसरा इक्वेशन वाला आपका a2 का मान होता है। आगे चलिए, यहाँ पे देखिए क्या बोला है, निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं कि बड़ी संख्या को पहले लिखते हैं, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, और अंत में हम लोग लिखते हैं सबसे छोटी संख्या। अवरोही क्रम का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़ी संख्या पहले और छोटी संख्या बाद में लिखा जाता है। जबकि अगर इसी क्वेश्चन में आरोही क्रम बोला जाता, आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, तो आरोही क्रम में छोटी संख्या हम लोग पहले, उसके बाद बड़ी, और अंत में सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तीनों भिन्नों को हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा। कंपैरिजन के बाद पहले हमें यह पता लगाना पड़ेगा कि इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, तभी तो इसको अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। तो पहला देख लीजिएगा, इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम अंश और हर का अंतर चेक करेंगे। तो 3 और 5 में देखिए अंतर कितना का, 2 का। 7 और 9 में अंतर कितना का, 2 का। और 11 और 13 में अंतर कितना का, 2 का। यानी यहाँ पे जितना भी भिन्न दिया गया है उन सभी भिन्न में खास चीज यह है कि उनके अंश और हर के बीच का अंतर समान है। तीनों भिन्न में अंश और हर के बीच का अंतर क्या है, समान है। अंतर चाहे 2 का हो या 3 का हो या 5 का हो, अगर दिए गए प्रत्येक भिन्न के अंश और हर के बीच का अंतर समान हो, उस केस में जिसका अंश बड़ा होगा, जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ा होगा, जिसका अंश छोटा होगा वह भिन्न आपका छोटा होगा। तो हमें अवरोही क्रम में लिखना है, तो सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा, 11/13 हो जाएगा। इसके बाद किसका नंबर आता है, 7/9 का, ठीक है। और इसके बाद किसको लिखेंगे हम, 3/5 का, जो सबसे छोटा है उसको लास्ट में लिखेंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो इस तरह से सिंबल भी लिख सकते हैं बड़ा छोटा का, ठीक है। बड़ा छोटा का, इस सिंबल को हम लोग बड़ा छोटा को दर्शाने के लिए उपयोग करते हैं। और इसमें जिन्ने नोक उन्ने छोट, ठीक है, जिन्ने नोक उन्ने छोट, नोक इस तरफ है, मतलब यह वैल्यू छोटा है इससे, और यह वैल्यू छोटा है इससे। ओके, चलिए, आरोही क्रम में लिखना होता तो 3/5 पहले लिखते, उसके बाद 7/9 और उसके बाद 11/13 लिखते। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या है। क्वेश्चन है आपका 397 है, यहाँ पे 397 का पावर यहाँ दे रखा है 3589। ओके, चलिए आगे बढ़िए। प्लस आगे बोला है 5। अब इसमें बोला है कि अगर हम 398 से भाग कर दे तो शेष क्या बचेगा। गौर से देखिएगा, जब भी इतना बड़ा बड़ा भाग होगा और शेष निकालने के लिए बोला जाएगा, उस केस में यह किसी न किसी पैटर्न को निश्चित रूप से फॉलो करेगा। क्योंकि 397 का पावर 3589 तो हम लोग कर नहीं पाएंगे, और साथ में 398 से भाग देने का मतलब है कि 398 का टेबल हमें आना चाहिए। तो बहुत ही मुश्किल से हम लोग 20 तक का टेबल याद करते हैं, यह तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो जब भी डाटा बड़ा हो, इसका मतलब आपको यह समझना है कि निश्चित रूप से किसी न किसी पैटर्न को यह फॉलो करेगा। यहाँ पे क्या पैटर्न है देखिएगा, अगर कोई भी डाटा आपका a-1 का पावर n/a, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि नीचे में जितना वैल्यू है उससे एक कम ऊपर में, नीचे में a तो ऊपर में a-1, अगर नीचे में x तो ऊपर में x-1, अगर नीचे में 5 तो ऊपर में 4, अगर नीचे में 13 तो ऊपर में 12, यही मतलब हुआ इसका। तो अगर इस फॉर्म में कोई व्यंजक रहे, ठीक है, अगर कोई डाटा आपका इस फॉर्म में रहे तो इसके शेष का निर्धारण हमेशा पावर करेगा। शेष का निर्धारण कौन करेगा, पावर। अगर इसका पावर सम है, यानी कोई भी इवन नंबर है, तो इसका शेष आपका 1 हो जाएगा। डाटा चाहे कोई भी रहे, शेष इसका 1 होगा। लेकिन अगर n का वैल्यू यानी कि अगर पावर विषम होगा, उस केस में इसका जो शेष होगा ना, वह इसका बेस ही हो जाएगा। शेष क्या होगा, बेस। जैसे देखिए, यह वाला क्या है, बेस, और यह क्या है, यह है आपका पावर, और इससे हम लोग कर रहे हैं भाग। तो पावर सम रहने के केस में शेष 1 होगा। n का वैल्यू अगर सम होगा तो शेष 1 हो जाएगा, और अगर पावर विषम होगा उस केस में बेस ही शेष हो जाएगा। जैसे देखिएगा, अगर हम आपसे कहे कि 8/, यहाँ पे 9 है, देखिए नीचे में जितना उससे 1 कम ऊपर में। अब इसका पावर हम ले लिए 11। गौर से देखिए, फॉर्म क्या है, नीचे में जितना उससे 1 कम ऊपर में। तो इसके शेष का निर्धारण कौन करेगा, पावर। पावर क्या है, सम की विषम, सर इसका पावर विषम है तो बेस ही शेष होगा। तो बेस क्या है ना, 8 ही तो बेस है ना, 8 ही का पावर 11 है, तो यही बेस है और यह पावर है, तो इसका शेष आपका 8 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में ऐसे रहे 8/9 और इसका पावर रहे 18, अब शेष क्या होगा, नीचे में जितना उससे 1 कम ऊपर में। पावर को देखिए, सर पावर तो इस बार सम है, तो पावर सम है तो शेष
शेष यानी कि रिमाइंडर कितना हो जाएगा आपका, रिमाइंडर 1 हो जाएगा। सेम मेथड हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हमें 398 से किस में भाग करना है, इसमें भी इसमें भी, तो पहले हम इसमें भाग करते हैं 398 से। तो देखिए नीचे में जितना उससे एक कम ऊपर में। अच्छा पहले इसका मतलब हम आपको बता देते हैं। इसका मतलब है कि 397 यही है ना, इसका पावर 3589, इसमें हमें भाग करना है 398 से। इसके अलावा बीच में क्या है, देखिए बीच में आपका वैल्यू प्लस है, प्लस यहाँ पे जो वैल्यू बच रहा है आपका 5, इसमें भी हमें भाग करना है कितना से, 398 में। दोनों में हमें भाग करना है 398 से, ठीक है। इसका मतलब आपका यही हुआ। अब यहाँ पे जो डाटा है इसका वैल्यू देखिए, नीचे में जितना उससे एक कम ऊपर में। पावर को देखिए, पावर सम की विषम, सर पावर तो विषम है, सम उसको बोलेंगे जिसके अंत में 0 2 4 6 8 रहे, लेकिन यहाँ पे तो आपका 9 है यानी कि पावर विषम है। तो शेष क्या होगा, शेष इसका बेसी हो जाएगा, मतलब इस पूरे का शेष आपका कितना हो जाएगा, 397 हो जाएगा, यही तो शेष होगा। चलिए 397 शेष इसका हो जाएगा। प्लस आगे देख लीजिए वैल्यू क्या है आपका 5, तो 5 में अगर 398 से भाग करिएगा क्या बचेगा 5, क्योंकि 5 में तो 398 से भाग लगेगा नहीं। अब जो पूरा वैल्यू है इसमें हमें कितना से भाग करना है, 398 से भाग करना है। अब फाइनली भाग करके आप शेष यहाँ पे निकाल लीजिए। ओके फाइनली भाग करिए, 397 और 5 कितना हो जाएगा 402, 402 में 398 से भाग करिएगा, शेष कितना बचेगा, शेष आपका 4 बचेगा। इस चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिएगा यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें अगर इससे भाग करेंगे तो हमारे पास शेष क्या बचेगा, 397 ही बचेगा। आगे देखिए प्लस के स्थान पर प्लस, 5 में इससे भाग लगेगा नहीं तो शेष 5 बच जाएगा। बट्टा में क्या है, बट्टा में 398, बट्टा वाला वैल्यू तब तक आते रहेगा जब तक शेष न निकल जाए। अब फाइनल शेष बताइए क्या होगा, तो 397 में 5 जोड़ेंगे तो 300 हो जाएगा आपका 402, और 402 में 398 से भाग करेंगे तो शेष तो 4 ही होगा ना, यह दोनों मिला के 402 हो गया, और 402 में 398 से भाग करेंगे तो शेष आपका कितना बचेगा 4। तो विकल्प डी जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, बोला निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। 24 से वही संख्या कटेगा जो संख्या 8 से भी कटे और 3 से भी कटे। 24 से कौन सी संख्या कटेगा, जो 8 से भी कटे और 3 से भी कटे। अब 8 से कटने का नियम क्या कहता है, तो जिस किसी संख्या के अंतिम में 3 जीरो हो या अंतिम 3 अंक 8 से कटे वही संख्या 8 से कटेगा। और 3 से कटने का नियम क्या है, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से कटेगा वही आपका 3 से कटेगा। और 24 से वही संख्या कटेगा जो 8 और 3 दोनों से कटे। तो हम पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, क्या पहला ऑप्शन 8 से कटेगा, तो 8 से काटने के लिए हमें अंतिम 3 अंक को ही काटना है। 8 सते 56, 4 44, यह आपका 8 से नहीं कटा। तो जब 8 से नहीं कटा तो 24 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 24 से वही कटेगा जो 8 और 3 दोनों से कटे। इसको चेक करिए, क्या यह 8 से कटेगा, अंतिम 3 अंक 8 3 24, 4 44, यह संख्या भी आपका 8 से नहीं कटेगा। तो अगर 8 से नहीं कट रहा है इसका मतलब 24 से भी नहीं कटेगा। इसको चेक करिए, अंतिम 3 अंक 8 छक्के 48 कट जाएगा, 8 से कट गया। अब 3 से चेक करिए, 3 से वही संख्या कटता है जिसके अंकों का योग 3 से कटे। अंकों को जोड़िए, 1 और 3 4, 4 6 10, 10 2 12, 12 4 16, 16 8 24, अंकों का योग 24 आया जो कि 3 से कटता है। मतलब यह संख्या आपका 8 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, मतलब यह 24 से भी कटेगा। तो विकल्प सी जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, देखिएगा यहाँ पे क्या है, बोला है 12 पुरुष और 18 लड़के प्रतिदिन 7.5 घंटा काम करके किसी काम को 60 दिन में पूरा करते हैं। इस क्वेश्चन में ना वर्कर का संख्या भी दे रखा है, वर्कर प्रतिदिन कितना घंटा काम करता है यह भी दे रखा है, और कितने दिनों तक काम करता है यह भी दे रखा है, और दोबारा से फिर से देखिए वर्कर का संख्या दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग MDH फार्मूला लगाएंगे, और MDH फार्मूला से आप अच्छी तरह से परिचित होंगे। MDH फार्मूला क्या है, MDH फार्मूला है आपका M1 गुना H1 गुना D1 बट्टा में हम लोग लिखते हैं W1 बराबर M2 गुना H2 गुना D2। यही है आपका MDH फार्मूला। और बट्टा में क्या लिखते हैं, बट्टा में लिखते हैं W2। यह फार्मूला आपका MDH फार्मूला कहलाता है, और बहुत ही ज़्यादा इसका उपयोग हम लोग करते हैं टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ठीक है। और इस पे आधारित क्वेश्चन आपका निश्चित रूप से पूछा भी जाता है, तो समझने का इसको प्रयास करिएगा। MDH में M1 के स्थान पर जहां भी 1 लगा हुआ है उसमें पहला बार जो वर्कर का संख्या देगा, व्यक्ति का संख्या देगा, उसको M1 के स्थान पर, M फॉर होता है मैन, और वर्कर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आपका मैन ही है। तो M1 के स्थान पर क्या रखेंगे, जो पहला बार वर्कर का संख्या होगा। H1 के स्थान पर
यह जो वर्कर है वह कितने घंटे तक काम करता है, D1 के स्थान पर यह वर्कर कितने दिनों तक काम करता है, और W1, W फॉर क्या होता है, वर्क, यानी यह कितना घंटा मतलब कितना काम करता है ना, वर्कर का संख्या, कितना घंटा काम करता है, कितने दिन काम करता है। दोबारा से जो वर्कर का संख्या देगा उसको M2 के स्थान पर कितना घंटा काम करता है, उसको H2 के स्थान पर कितना दिन में काम करता है, उसको D2 के स्थान पर कितना काम करता है, उसको W2 के स्थान पर। जनरली MDH वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि पहले पार्ट का सभी डाटा आपको दे देगा और दूसरे पार्ट में से कोई एक डाटा मिसिंग होगा, वह वैल्यू M2 का हो सकता है, H2 का हो सकता है, D2 का हो सकता है या W2 का हो सकता है, और वही एक मिसिंग डाटा का वैल्यू आपसे पूछा जाएगा। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, बोला है 12 पुरुष और 18 लड़के। पहली चीज कि वर्कर यहाँ दो फॉर्म में है तो आपको दोनों को अलग अलग लिखना पड़ेगा। देखिए 12 पुरुष यानी 12 मैन और इसके साथ कितना लड़का है, 18 बुआ है। यह हो गया आपका M1 का वैल्यू। पहला बार वर्कर का संख्या कितना है, 12 पुरुष और 18 लड़का। ठीक है, आगे देखिए प्रतिदिन 7.5 घंटा काम करके 7.5 का वैल्यू क्या होगा, 15। 15 बट्टा हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए, 15/2। देखिए यहीं पे आएगा वैल्यू 15/2। 15 बट्टा यहाँ भी 2 लिखेंगे तो 2 तो यहीं पे आ जाएगा। काम करके किसी कार्य को 60 दिन में कितना समय लगाता है, 60 दिन में। किसी काम को, काम का वैल्यू नहीं पता है तो वह काम हम मान लेते हैं 1। काम का मात्रा कितना मान लिए, 1। काम 1 है, यह तो 15/2 का वैल्यू है। तो यह हो गया आपका M1, यह हो गया H1, यह हो गया D1 बराबर। आगे देखिए यहाँ पे दे रखा है कि अगर एक पुरुष बराबर 2 लड़का, एक पुरुष बराबर कितना लड़का है, 2 लड़का, यानी एक मैन का जो इफिशियंसी है वह 2 बुआ के इफिशियंसी के बराबर। अब इससे देखिए मैन और बुआ का इफिशियंसी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, जो M के सामने होता है वह M का वैल्यू, तो M का वैल्यू 2 हो जाएगा, और जो B के सामने होता है वह B का वैल्यू, तो B का वैल्यू 1 हो जाएगा। यानी एक मैन का इफिशियंसी 2 और एक बुआ का इफिशियंसी 1। और हमेशा जब भी क्वेश्चन में वर्कर आपका एक से अधिक फॉर्म में देगा तो उन वर्कर के जो इफिशियंसी होता है उसमें रिलेशन जरूर देगा कि कितने मैन के बराबर कितना बुआ। तो यहाँ पे वर्कर एक से अधिक फॉर्म में है तो इस वजह से वर्कर के इफिशियंसी का रेशियो आपका दे रखा है कि एक पुरुष के बराबर 2 लड़का। आगे देखिए पूछा क्या है कि बताएं कि 21 पुरुष को प्रतिदिन 9 घंटा काम करते हुए 50 दिन में दोगुना काम करने के लिए कितने लड़कों की आवश्यकता होगी। यानी देखिए अब क्या बोला है, बोला है 21 पुरुष के साथ कितना लड़का लगा दे, यही पूछा है। तो मान लेते हैं कि X लड़का लगा देते हैं ताकि प्रतिदिन 9 घंटा काम करते हुए 50 दिनों में इससे दोगुना काम को समाप्त करें। यानी पहला बार कितना काम हुआ है, काम का मात्रा नहीं दे रखा है तो उसको हम 1 माने हैं। अब पहला बार 1 काम हुआ है तो अब इसका दोगुना काम करना है, तो यहाँ पे हम ले लिए 2। अब इसको सोल्व कर लीजिए, बस आंसर आपका आ जाएगा। देखिए यहाँ भी बट्टा में 2 है, यहाँ भी बट्टा में 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ भी देख लीजिए 0 है, यहाँ भी 0 है, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 5 से अगर हम काट लेंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी का जो है इफिशियंसी हम लोग डालते हैं। एक मैन का इफिशियंसी 2 तो 12 मैन का 12 दूना 24। एक बुआ का इफिशियंसी 1 तो 18 बुआ का 18। 24 और 18 42, यहाँ पे हो गया आपका 42। ठीक है, इधर वैल्यू आपका क्या बचा है, 42 गुना 2। 42 गुना 2 सीधे सीधे हम 84 लिख देते हैं। 42 गुना 2 यानी यहाँ पे क्या वैल्यू हम लिख सकते हैं, 84। तो बाएं तरफ बचा है 84 बराबर। दाएं तरफ देखिए क्या वैल्यू है, 21 मैन है ना, बाकी सब तो कर चुका है, इतना ही बचा है। तो एक मैन का इफिशियंसी 2 तो 21 मैन का 21 दूना 42 प्लस x, एक बुआ का इफिशियंसी 1 तो x गुने 1 x हो जाएगा। अब 42 इधर आके 84 में से घटेगा, क्या बचेगा आपका 42। तो 42 किसका वैल्यू आया है, x का। x क्या माने थे, जो हम लोगों से पूछा गया था। पूछा क्या गया था कि 21 पुरुष के साथ कितने लड़कों की आवश्यकता होगी, तो आंसर हो जाएगा 42 लड़कों की आवश्यकता होगी। एक बुआ का इफिशियंसी 1 तो x बुआ का x गुने 1 यानी x रह जाएगा। एक मैन का इफिशियंसी 2 तो 21 मैन का 21 गुना 2 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आइए। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए बोला गया है कि एक व्यक्ति किसी नदी के धारा की दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तय करता है। देखिए 1 किलोमीटर की दूरी यह तय करता है कितने मिनट में, 1 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में। इसको आवर में कन्वर्ट करिए, क्या लिख सकते हैं, 15/60 आवर में। तो एक व्यक्ति इतनी दूरी इतने समय में तय करता है, दूरी बट्टा समय करेंगे इससे चाल निकलेगा, 15 चौके 60। देखिए बट्टा के नीचे 4 है, 4 ऊपर जाके 1 में गुना तो क्या हो जाएगा, ऊपर में 4, ऊपर में है किलोमीटर प्रति घंटा, यह हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यह हो गया चाल, दूरी बट्टा समय। बोला है इतनी दूरी इतने समय में तय करता है धारा के दिशा में, यानी यह जो चाल है वह
कैसा है, धारा के दिशा में। धारा के दिशा में जो चाल होता है उसको VD से दर्शाते हैं हम लोग, वेलोसिटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, धारा के दिशा में नाव का चाल। ओके, आगे चलिए। अब आगे क्या बोला है, और उतनी ही दूरी धारा के विपरीत 25 मिनट में, यानी 1 किलोमीटर की ही दूरी कितने मिनट में तय करता है, 25 मिनट। 25 मिनट का मतलब क्या होता है, 25/60 आवर। 25 मिनट का मतलब क्या होता है, 25/60 आवर। तो इतनी ही दूरी इतने समय में तय करता है, तो दूरी बट्टा समय चाल। और यह जो चाल निकलेगा वह कैसा निकलेगा, धारा के विपरीत, क्योंकि बोल रखा है धारा के विपरीत। तो धारा के विपरीत में जो चाल होता है उसको हम लोग भी अप से दर्शाते हैं, यानी वेलोसिटी इन अपवर्ड डायरेक्शन। वेलोसिटी का मतलब होता है चाल। अब काटिए इसको, 5 से काटिएगा, 5 25, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 12। अब 5/12 ऊपर जाएगा तो 12/5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 12/5 किलोमीटर प्रति घंटा। काटेंगे, यह 5 तो नीचे रहेगा, बट्टा वाला 12 ऊपर जाएगा, तो 12 से 1 में गुना 12/5, ऊपर में किलोमीटर नीचे में घंटा, यानी किलोमीटर प्रति घंटा। तो दो चीज़ है हमारे पास यहाँ पे, क्या है हमारे पास, VD है और VF है। तो जब भी आपके पास VD और VF हो, ठीक है, VD और VF जब भी हो आपके पास हो, तो नाव की चाल यानी VB का वैल्यू पूछे तो आपको करना क्या है कि दोनों को जोड़ करके भाग कर देना है 2 से। ठीक है, और अगर धारा का चाल पूछ दे, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, धारा का चाल पूछ दे, तो दोनों को घटा करके भाग कर देना है 2 से। बड़ा वैल्यू हमेशा VD का ही होता है, धारा के दिशा में ही नाव का चाल ज़्यादा होता है। VS यानी कि वेलोसिटी इन स्ट्रीम, धारा का चाल। VB यानी कि नाव का चाल, नाव का चाल पूछे दोनों को जोड़ के 2 से भाग, धारा का चाल पूछे दोनों को घटा के 2 से भाग। कब, जब हमारे पास VD और VF दोनों हो। तो क्या पूछा हम लोगों से, धारा की गति यानी इसका वैल्यू, VS का वैल्यू पूछा है। तो VS का वैल्यू क्या होगा, VD, तो VD का मान है 4 माइनस VF, VF का मान क्या है 12/5, और बट्टा में क्या वैल्यू हो जाएगा, बट्टा में वैल्यू हो जाएगा 2। कैलकुलेशन करिए, 4 पंचे 20 में से 12 माइनस करेंगे 8, बट्टा में क्या होगा 5, और पहले से बट्टा में 2 है, 2 चौके 8, ऊपर में 4, यानी 4/5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका चाल हो जाएगा किसका, यही आपका चाल हो जाएगा धारा का। नाव का चाल पूछता, फिर क्या करते हम, इस दोनों को जोड़ करके और 2 से भाग करते, इससे आपका नाव का चाल निकल जाता। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है। इस क्वेश्चन में इसका वैल्यू आपका दे रखा है a + b√5, तो हमें a और b का मान निकालना है। बहुत ही ज़्यादा यह क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, ध्यान से समझिएगा। यह जो पार्ट है ना, इस पार्ट को कैलकुलेशन करने के लिए बीच में कभी कभी प्लस देता है और कभी कभी माइनस। अगर बीच में प्लस हो, ठीक है, बीच में अगर प्लस हो तो इस पूरे का जो वैल्यू होता है वो होता है 2 × a² + b², और बट्टा में हम लोग लिखते हैं वर्गों का अंतर। आप चाहे तो इसको a² - b² भी कह सकते हैं। और अगर इसको घटाना होगा उस केस में इसका वैल्यू हो जाता है 4ab, और बट्टा में हम लोग लिखते हैं वर्गों का अंतर, यानी कि a² - b²। यह आपका ऐसे क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला है। क्वेश्चन का पैटर्न क्या है देखिएगा, यहाँ पे देखिए, इसका जस्ट रिवर्स मान यहाँ पे है, इसका जस्ट रिवर्स है, देख लीजिए, √5 - 1 ऊपर में, √5 - 1 नीचे में, √5 + 1 नीचे में, √5 + 1 ऊपर में, यानी जस्ट रिवर्स वैल्यू। अगर इस पार्ट को देखिएगा, डाटा सेम है, केवल चिन्ह बदला हुआ है, माइनस है यहाँ पे प्लस है, यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस है, डाटा सेम रहेगा, क्वेश्चन का पैटर्न भी बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, इसका जस्ट रिवर्स इधर वाला पार्ट होगा। तो अगर इसको जोड़ना होगा तो यह फॉर्मूला लगाएंगे, घटाना होगा तो इस फॉर्मूला को लगाएंगे। तो इस बार क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो इस पूरे का योग क्या होगा, 2 × a², a का मतलब दोनों में से 2 ही तो डाटा है, एक √5 और एक 1, तो √5 हो जाएगा a का मान, तो √5 का स्क्वायर 5 प्लस b², 1 का स्क्वायर 1, बट्टा में a² - b², √5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, 5 में से 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 4। या इस पूरे का वैल्यू बराबर क्या दे रखा है इधर, a + b√5, यही तो दे रखा है वैल्यू। ठीक है, चलिए इस पार्ट का कैलकुलेशन क्या होगा, 2 × a² + b² बट्टा में वर्गों का अंतर। ये क्या होगा, इस पूरे क्वेश्चन में √5 और -1 के अलावा, सॉरी √5 और 1 के अलावा और कुछ नहीं है, तो इसमें से √5 आपका a का मान हो जाएगा और 1 b का मान हो जाएगा। कर दिए, कैलकुलेशन कर दिए, जोड़ना था तो 2 × a² + b² बराबर में जो वैल्यू दे रखा है उसको रख दिए। अब यहाँ पे देखिए, 5 और 1 6, 6 दूना 12, 12/4 यानी कि 3, इधर वैल्यू क्या बचा 3, बराबर इस तरफ वैल्यू क्या है a + b√5। अब हमें इस क्वेश्चन में ना a और b दोनों का मान निकालना है। इस पूरे का मान इतना है और इससे हमें क्या बताना है, a और b दोनों का मान। तो गौर से देखिए, अब हम चाहे तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सोल्व कर सकते हैं। हमें a और b का मान बताना है तो ऑप्शन में भी पहले a का मान होगा, बाद में b का मान। तो a के जगह 3 और b के जगह 0 रख के देखिए तो क्या LHS = RHS आएगा।
ए के जगह कितना 3 और बी के जगह कितना 0। देखिए तो अगर हम ए के जगह 3 बी के जगह 0 लेते हैं तो 3 प्लस 0 गुना √5 0, 0 प्लस 3 3, यानी LHS बराबर RHS हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा 3 और 0 हो जाएगा। एक तो तरीका यह हो गया। दूसरा तरीका यह हो गया कि हम इस तरह वाले वैल्यू को ना इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम लिख सकते हैं इसके लिए 3 है तो 3 तो रहेगा ही, प्लस है तो प्लस, आगे देखिए बी के जगह क्या लिख सकते हैं 0, 0√5 लिख सकते हैं। अच्छा 0√5 क्या इसका वैल्यू इसको प्रभावित करेगा, सर नहीं प्रभावित करेगा। 0 गुना √5 क्या होगा 0 होगा। किसी भी संख्या में 0 से गुणा करिएगा तो 0 हो जाएगा और 0 में 3 ऐड करेंगे तो 3 रह जाएगा। मतलब 3 के लिए हम इतना लिख सकते हैं। और ऐसे लिखने से क्या होगा कि जो बाएं तरफ वाला डाटा है वो दाएं तरफ वाला डाटा के फॉर्म में आ गया। अब a प्लस b√5, अब आप बस कंपेयर कर लीजिए और आंसर आपका आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पे a के जगह देखिए बाएं तरफ क्या है आपका 3, तो a का वैल्यू 3 हो गया, प्लस के जगह प्लस है, √5 के जगह √5 है, b के जगह क्या है 0, तो a का वैल्यू 3 b का वैल्यू 0। ऐसे भी आप मान यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा रिपीटेड यह क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको आप। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका रेशियो से है। बोला है x y के वर्गमूल के व्युत्क्रम के अनुसार विचरित होता है। यानी जो x का मान है ना वह y के मान पर निर्भर है। जो x का वैल्यू है वह आपका क्या है व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रमानुपात, वर्गमूल के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम बोला है, ठीक है। y के वर्गमूल, तो y का वर्गमूल क्या हो जाएगा आपका √y, और व्युत्क्रम बोला है तो इसको आप नीचे ले जाइए। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि x जो है वह समानुपाती है 1/√y के। इस भाषा का यही मतलब हुआ। फिर से देखिए बोला है x y के वर्गमूल के, जो x है वह y के वर्गमूल के व्युत्क्रम, यानी कि उसको उल्टा, y के वर्गमूल का उल्टा यानी 1/√y के अनुसार विचरित करता है। इसका मतलब है कि x जो है वह y के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। इस बात को हम क्या कह सकते हैं, x y के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, चलिए अब आइए इसको सोल्व करते हैं। x, अब इस समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो बराबर का चिन्ह देंगे, और जब भी समानुपाती का चिन्ह हटाइएगा तो यहाँ पे आपका एक कांस्टेंट अपने मन से जुड़ जाएगा। कोई भी कांस्टेंट जोड़ सकते हैं, हम k ले लिए, इंटू 1 क्या होगा 1/√y होगा। यह हो गया हमारा मेन इक्वेशन। ठीक है, इसी इक्वेशन की मदद से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जो आपका दे रखा है। अब क्या होगा कि पहला बार x और y दोनों का मान दिया है। देखिए क्या बोला है, जब y का मान 81 तो x का मान कितना 9, तो पहला बार y और x दोनों का मान दिया है। तो y के जगह y का मान रखिए, x के जगह x का मान रखिए। x का वैल्यू क्या है आपका 9 बराबर k इंटू 1/√y, y का मान कितना है 81। अब यहाँ पे जब आप मान रखिएगा तो यहाँ से k का मान आ जाएगा। देखिए √81 का मतलब 9, 9 गुने 9 81, 81 बराबर k, तो k का वैल्यू आपका कितना हो गया 81। अब हमें एक चीज पता है, क्या पता है, हमें पता है कि x बराबर है आपका k इंटू 1/√y। अब अगला बार क्वेश्चन में क्या है, अगला बार केवल y का मान दिया है और x का मान पूछा है कि जब y बराबर 9 होगा तो x का मान क्या होगा। तो x का मान पूछा है तो x को छोड़ दीजिए। k का मान आप निकाले हैं, कितना आया है 81, k के जगह k के मान को रखिए बट्टा 1/√y। y का मान क्या लेना है, अब हमें y का मान हमें 9 लेना है। ठीक है, बोला है जब y का मान 9 तब x का मान क्या होगा। अब इसको सोल्व करिए, √9 का मतलब 3, 3 से काटेंगे 81 को, कितना हो जाएगा 27, यानी कि x का वैल्यू आपका कितना होगा, x का वैल्यू आपका हो जाएगा 27। यह क्वेश्चन आपका समानुपाती से था। ठीक है, पहला बार क्या था आपका x और y दोनों का मान दिया था, तो x और y दोनों के मान से पहले हम k का मान निकाल लिए। अगला बार देखिए y का मान दिया है और x का मान पूछ लिया, तो k का मान हमारे पास है, इक्वेशन तो यह है हमारे पास। अब इस इक्वेशन में k का मान पहले से पता है, y का मान दे दिया, इसके मदद से हम लोग x का मान निकाल लिए। ठीक है, चलिए तो यह था आपका आखिरी क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, वापस मुलाकात होगी अगले वीडियो में फिर से एक नए सेट के साथ। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।